हर पतंग को वापस ज़मीं पर आना है, लेकिन उससे पहले एक बार आसमां छूकर दिखाना है। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुमित शंखवार। हर बच्चे की कल्पना की ऊंचाइयां आसमान से ऊपर की होती हैं, और इसी को कवि आलोक धनवा जी ने अपनी कविता पतंग में दर्शाया है, जो उनके कविता संग्रह दुनिया रोज़ बनती है से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं काव्यांश एक। सबसे तेज़ बौछारें गईं, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब सबसे तेज़ बौछारें चली गईं। भादों का महीना जो वर्षा ऋतु का दूसरा महीना होता है, जिसमें बारिश बहुत तेज़ होती है, आसमान में बादल छाए रहते हैं, वह महीना अब चला गया है और आसमान साफ हो गया है। और जब सवेरा होता है तो सूर्य के कारण आसमान में लालिमा छा जाती है, जो कवि को खरगोश की आंखों के समान लाल प्रतीत हो रही है। और यहाँ पर ये जो पंक्ति है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। तो ये बिंब क्या होते हैं? बिंब होता है, बिंब का मतलब होता है परछाई। और जैसे हमारी परछाई हमारे समान प्रतीत होती है, वैसे ही आसमान में जो लालिमा है वो कवि को खरगोश की आंखों के समान प्रतीत हो रही है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो जो भादों का महीना है, जो वर्षा ऋतु का दूसरा महीना है, जो अगस्त में होता है, उसके बाद ऋतु आती है। कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु आती है। तो शरद ऋतु जिसमें आसमान साफ हो जाता है, जिसका नया नया सवेरा हुआ है, वह भादों महीने के पुल को पार करते हुए आया है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो कवि ने यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया है और शरद ऋतु को एक बच्चे के समान बताया है, जो अपनी साइकिल को तेज़ चलाते हुए आया है और चमकीले इशारों से बच्चों को बुला रहा है। तो यहाँ पर जो चमकीले इशारे हैं ये क्या हैं? तो जो शरद ऋतु है, इसमें आसमान साफ हो जाता है, बारिश के बाद हर चीज़ धुल जाती है, नए नए फूल खिल जाते हैं और तालाबों में कमल का फूल खिल जाता है, हर चीज़ रंग बिरंगी हो जाती है धुलने के बाद, और सूर्य चमकने लगता है। तो इन्हीं सब इशारों को कवि ने बताया है, यही चमकीले इशारों से शरद ऋतु बच्चों को ज़ोर ज़ोर से बुला रही है। घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से ये जो पंक्ति है, इसमें श्रव्य बिंब है, और जो ज़ोर ज़ोर से है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जो चमकीली साइकिल है, इसमें भी दृश्य बिंब है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को ज़ोर ज़ोर से इन चमकीले इशारों से बुला रहा है, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उड़ सके, पतंग ऊपर उड़ सके। तो जो शरद ऋतु है उसमें आकाश एकदम साफ़ हो गया है, बादल चले गए हैं और आकाश एकदम मुलायम प्रतीत हो रहा है, और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं शरद ऋतु में। पतंग उड़ने के लिए एकदम अनुकूल परिस्थितियां हो गई हैं। तो अगली है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। तो अगर यहाँ सामान्य मतलब देखा जाए तो दुनिया की सबसे हल्की चीज़ पतंग जब हल्की होगी तभी उड़ सकेगी। रंगीन चीज़ तो रंग बिरंगी होती हैं सामान्य पतंगे, और जब बाँस की जो पतली कमानी होती है वो भी पतली होती है, जिससे ज़्यादा भारी ना हो। और लेकिन इसका विशेष अर्थ जो कविता में कवि बताना चाहता है वो बच्चों के मन से है। कवि ने बच्चों के मन को पतंग के समान बताया है, और जो बच्चों का मन होता है काफ़ी हल्का होता है, उसमें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं भरा होता, और काफ़ी रंगीन होता है, और बहुत हल्का होता है और पतला होता है। तो अब जब बच्चे पतंग उड़ाएंगे, पतंग उड़ाना शुरू करेंगे, जो वो नहीं उड़ा पा रहे थे बादलों के कारण, बारिश के कारण वर्षा ऋतु में, अब शरद ऋतु में उड़ा सकेंगे। तो वहाँ पर शोर होगा, सीटियाँ बजेंगी, किलकारियाँ बजेंगी, और तितलियों की नाजुक दुनिया शुरू होगी। यानी जो फूल खिल गए हैं शरद ऋतु में, वहाँ तितलियाँ आ जाएंगी। लेकिन ये सामान्य अर्थ हुआ, और जो विशेष अर्थ है यहाँ पर, वो तितलियाँ जो उड़ेंगी वो बच्चों के समान बता रहा है, जो बच्चे पतंग उड़ाएंगे।
तो अब शुरू करते हैं अगला काव्यांश। और इस काव्यांश में हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि बच्चों का जो मन है वो पूरी तरीके से पतंग पर टिका हुआ है, उन्हें और किसी चीज़ की सुध नहीं है, ध्यान नहीं है। पहली पंक्ति है कि जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास। कपास का क्या अर्थ होता है? कपास का मतलब होता है रुई, कॉटन। और रुई कैसी होती है? बहुत लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत नरम होती है। ऐसे ही बच्चों का शरीर भी है, एकदम नरम और लचीला, और मन भी बहुत ही नरम है और सफ़ेद है, श्वेत है, कॉटन की तरह, कपास की तरह। और अगली पंक्ति है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कवि यहाँ ये बताना चाहता है कि बच्चे छत पर इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं पतंग उड़ाते हुए, हमें ऐसा लग रहा है जैसे वो ना दौड़ रहे हो जबकि पृथ्वी घूम रही हो। जैसे कि जब हम कभी कभी ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन चलने लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि खिड़की के बाहर पृथ्वी चलने लगी है, धरती आगे बढ़ने लगी है। तो ऐसा ही लग रहा है। और इसका दूसरा अर्थ हो सकता है कि उनका शरीर, उनके पैर इतने कोमल हैं कि धरती खुद आई है उनके पैरों का, कोमल पैरों का स्पर्श करने। अगली पंक्ति है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। तो कवि यहाँ ये बता रहा है कि बच्चे जो हैं वो दौड़ रहे हैं बेसुध, उन्हें और किसी चीज़ की सुध नहीं है, ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ पतंग पर टिका हुआ है, छतों को भी नरम बनाते हुए। तो यहाँ पर स्पर्श बिंब है नरम। तो छतों को नरम बनाते हुए इसका अर्थ यह है कि बच्चों का ध्यान इतनी पूरी तरीके से पतंग पर टिका हुआ है, उन्हें छत की कठोरता का आभास नहीं हो रहा है। इसमें यहाँ पर ये अर्थ नहीं है कि छत नरम हो गई है, बस उन्हें आभास नहीं हो रहा है क्योंकि उनका ध्यान पतंग पर टिका हुआ है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब जब बच्चे छत पर दौड़ रहे हैं पतंग के साथ तो उनकी पद चिन्हों से इतनी आवाज़ हो रही है और उनके खेलने की सीटियों की, किलकारियों की इतनी आवाज़ हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि दिशाओं में मृदंग बज रहे हों। मृदंग क्या होता है? एक ढोलक की तरह बजाने वाला होता है जिसे लोग म्यूजिशियंस बजाते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। अच्छा, जो पंक्ति थी मृदंग, वहाँ पर श्रव्य बिंब था। अब जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब पेंग क्या होता है? पेंग जब हम लोग झूला झूलते हैं और जब और ऊंचाई पर जाने की कोशिश करते हैं तो उसे पेंग भरना कहते हैं। तो ऐसे ही वो बता रहा है, जब बच्चे छत पर दौड़ रहे हैं तो वो पेंग भरते हुए दौड़ रहे हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब तो डाल बहुत लचीली होती है, अगर हम उसको खींचें तो वापस अपनी जगह पर चली जाती है। और यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, डाल की तरह। और छतों के खतरनाक किनारों तक वो डाल की तरह लचीले वेग से, वेग का अर्थ होता है तेज़ी, तो काफ़ी तेज़ी से डाल की तरह छत के किनारों तक जब पहुँच जाते हैं उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो जब बच्चे खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं उस समय उन्हें गिरने से क्या बचाता है? उनके रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित का अर्थ होता है थ्रिल, प्रफुल्लित। और जो बच्चों का शरीर है वो बहुत उनके शरीर में संगीत है, प्रसन्नता का संगीत, खेलने का संगीत। और जो संगीत होता है उसमें लय होती है। लय क्या होती है? लय जैसे पेंडुलम होता है, वो वापस अपनी जगह पर उसी टाइम में आ जाता है, उसमें एक पीरियड होता है। तो ऐसे ही उनके शरीर में लचीलापन है, जैसे डाल की तरह। यही हर अर्थ में वो लचीलापन दिखाना चाह रहा है कि जब बच्चे खतरनाक किनारों पर जाते हैं तो उनका शरीर का जो संगीत है, जिसमें जो लय है, जो लचीलापन है, वो उन्हें गिरने से बचा लेता है। और ऐसा लगता है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पतंग ऊंचाइयों पर हैं उसका जो धागा है वो उन्हें थामे हुए है धागे के सहारे। पतंगों के साथ वो भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ पतंग जा रही है वहाँ वहाँ वो भाग रहे हैं और वो अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों का अर्थ होता है जो हमारे रोम छिद्र हैं, रोएं, वो
उसके सहारे उड़ रहे हैं। ऐसा जैसे चिड़िया होती है वो अपने पंखों के सहारे उड़ती है, तो जो उसके बाल होते हैं वही तो पंख होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे इतने हल्के हो गए हैं कि वो भी अपने रोमों के सहारे पतंगों के साथ उड़ रहे हैं, अपने रोम छिद्रों के साथ उड़ रहे हैं। और इस काव्यांश का दार्शनिक अर्थ, फिलॉसफिकल अर्थ यह भी हो सकता है कि जैसे बच्चे जो काम करते हैं उसमें पूरा ध्यान लगा रहता है, उनका पूरा कंसंट्रेशन लगा रहता है, और जैसे वो पतंग उड़ा रहे थे संगीतमय होकर, वैसे ही हम भी जो काम करें, जो कार्य करें, उसे पूरा तन्मयता से करें, पूरा ध्यान लगा कर करें और उसमें संगीतमय हो जाएं। अब अगला काव्यांश यह है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो अब बच्चे कभी कभी गिर भी जाते हैं, उन्हें चोट लगती है और वह बच जाते हैं, तो और भी निडर हो जाते हैं। जब तक वो गिरे नहीं थे उनके मन में डर था गिरने का, अब वो गिर चुके हैं और उन्हें सीख मिल चुकी है, तो अब वो और भी निडर होकर और भी तेज़ी से दौड़ेंगे सुनहरे सूरज के सामने। यहाँ इसका अर्थ यह है कि जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत बड़ी संभावना होती है प्रगति करने की, आगे उनके पूरा जीवन रहता है और वो किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। और जब वो गिरते हैं तो उन्हें सीख मिलती है अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की और सुनहरे सूरज के सामने तेज़ी से प्रगति करने की, और पृथ्वी और भी तेज़ी से घूमती हुई आती है, और जैसे वो छत पे दौड़ते हैं और तेज़ी से दौड़ेंगे। अब गिरने के बाद जब वह निडर हो गए हैं तो ऐसा लगेगा कि पृथ्वी और भी तेज़ी से उनके पास आ रही है। और इसका यह भी अर्थ है कि जब वो आगे प्रगति करेंगे, जब वो निडर हो गए हैं, तो पृथ्वी के लोग और सारा जहान उनका सम्मान करेगा, उनके पास आएगा और भी तेज़ी से आएगा, उनके बेचैन पैरों के पास। और अगर आपको ऋतुओं के बारे में समझना हो तो पिछला वीडियो ऋतुओं के बारे में था, उसे आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई हो, समझ में आया हो थोड़ा बहुत, तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।